नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, इस वक्त यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक चल रही है। तो उसी में दोस्तों दो इंपॉर्टेंट प्लेजेस साइन किए गए हैं। एक है ग्लोबल मीथेन प्लेज और दूसरा है ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। कमाल की बात है कि दोनों से ही भारत ने एब्सटेन किया है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो हमें जानना चाहिए। सबसे पहले तो मीथेन एमिशन में भारत कहाँ पर है, और दूसरा हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए इस ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज के बारे में। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में इस पर प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में सवाल बनते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लेते हैं। ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। अगर आपको अभी मालूम है तो अभी आंसर कर दें, नहीं तो क्लास के बाद आई एम प्रीटी श्योर आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है, तो अगर आप न्यूज में देखें तो न्यूज में है कि यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 की बैठक ग्लासगो में चल रही है इस वक्त, और इसी में यूएस और यूरोपियन यूनियन इन दोनों ने जॉइंटली प्लेज किया है कि वो आने वाले दिनों में अपना मीथेन एमिशन को कट डाउन कर देंगे बाई 2030। तो फ्रॉम 2020 लेवल 30% से मिथेन एमिशंस बाई 2030 कम हो जाएंगे, यानी आने वाले 8 सालों में 2020 की तुलना में 30% कम मिथेन एमिशन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन करेंगे। और दोस्तों, इसमें 90 कंट्रीज ने अब तक इसको साइन किया है, और इसी का नाम है ग्लोबल मिथेन प्लेज। लेकिन इंडिया और चाइना इन दोनों ने ही एब्सटेन किया है अब तक। वहीं सेपरेटली 133 देशों ने ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज भी साइन किया है। दोस्तों, ये डिक्लेरेशन है जो कि यूनाइटेड किंगडम की लीडरशिप में इनिशिएट हुई है, और इसका पर्पस है, जैसा नाम बताती है, कि डिफॉरेस्टेशन को हॉल्ट कर देना है और लैंड डिग्रेडेशन को भी हॉल्ट करना है बाई 2030। तो चाइना ने भी इसको साइन किया है, लेकिन इंडिया ने अब तक इसको साइन नहीं किया है। तो इससे पहले आगे बढ़े, आइए सबसे पहले मीथेन एज अ ग्रीन हाउस गैस को समझ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो ऑफ ऑल द ग्रीन हाउस गैसेज फिफ्थ सबसे ज्यादा, अगर आप देखें ऑफ ऑल द ग्रीन हाउस गैसेज, मीथेन अकाउंट्स फॉर फिफ्थ ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। यानी करीबन 20% एमिशन जो ग्रीन हाउस गैस की हो रही है वो कौन से गैस से हो रही है? मीथेन से हो रही है। एंड अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बात करें तो ये करीबन 25 गुना ज्यादा हीट ट्रैप करने में सक्षम है। और एक ही है अच्छी बात इसकी है, वो ये है कि ये शॉर्ट लिव्ड होता है। ये एटमॉस्फेयर में इसकी स्टे टाइम करीबन बस 12 साल की देखने मिलेगी। वहीं अगर आप CO2 की बात करें तो ऑन एन एवरेज CO2 की जो स्टे टाइम होती है एटमॉस्फेयर में 200 साल या उससे अधिक तक होती है। मतलब ये हुआ, मिथेन एक बार एटमॉस्फेयर में डालोगे तो 12 साल के बाद वापस जमीन पर आ जाएगी, तो अब ये गर्म नहीं करेगी। लेकिन जब तक ये एटमॉस्फेयर में रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना ज्यादा हीट ट्रैप करेगी। तो दोस्तों, अगर हम पिछले 200 सालों की बात करें तो मिथेन कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़े हैं। एंड इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक कॉज है। तो मिथेन अगर आप देखें तो कई एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से, नेचुरल सोर्सेज से एमिट होते हैं। ह्यूमन सोर्सेज की बात करें तो लैंडफिल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस सिस्टम्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, लाइव स्टॉक रियरिंग, कोल माइनिंग, कंबशन जब भी हो रहा है फॉसिल फ्यूल का, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एंड कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में आपको देखने मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंडफिल से रिलीज हो रहा है, मिथेनोजेंस होते हैं, सॉइल में कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो भी रिलीज करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स में अगर आप देखें तो वो डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान मिथेन एमिट करते हैं। वैसे ही आप फॉसिल फ्यूल्स, मिथेन रिच होता है, उसमें भी लीक होता है। इसके सिवा जो वेजिटेशन होती है वो सॉइल से एयर मिथेन ट्रांसफर करती है। वैसे ही बायोमास की बर्निंग, फॉरेस्ट फायर के दौरान भी आपको मिथेन एमिशन देखने मिलेगा। टर्माइट्स काफी ज्यादा मिथेन एमिशन करते हैं। आने वाले दिनों में परमाफ्रॉस्ट जब पिघल रहे हैं तो वो मिथेन एमिशन करते हैं। वैसे ही आप देखें नेचुरल वेटलैंड्स, इसके सिवा मैन मेड वेटलैंड लाइक पैडी फील्ड्स, ये सब भी आप देखें, यानी चावल है ना, पैडी फील्ड अगर आप देखें धान, तो वो भी आप देखेंगे तो मिथेन एमिशन करते हैं। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें मिथेन एमिशन के संदर्भ में तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट वर्ल्ड का मिथेन एमिटर है।
और इसके पीछे कारण है कि इंडिया की जो इकॉनमी है, रूरल इकॉनमी बहुत बड़ी है। और दूसरी बात अगर आप देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा दुनिया की कैटल पॉपुलेशन देखने मिलती है। तो इस वजह से आप देखें तो इंडिया में मीथेन एमिशन बहुत ज्यादा है। और UNFCCC को इंडिया ने कम्युनिकेशन में कहा है कि 20% एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशन एग्रीकल्चर से, कोल माइन से, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से, नेचुरल गैस एंड ऑयल सिस्टम से ही आती है। पर दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, हालांकि इंडिया ने ग्लोबल मीथेन प्लेज साइन नहीं किया, लेकिन इंडिया खुद बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है अपने मीथेन एमिशन को कट डाउन करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हेविली इन्वेस्ट कर रही है, एक नेशनल स्ट्रेटेजी बना रही है जिसके द्वारा वो बायोगैस प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है और मीथेन एमिशन को भी कम कर रही है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, NGO सब मिलके काम कर रहे हैं। तो इंडिया मीथेन एमिशन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं आज ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज पर। तो दोस्तों ग्लासगो डिक्लेरेशन अगर आप देखें तो इसको 133 देशों ने साइन किया है, यानी कि 90% ऑफ द ग्लोब फॉरेस्टेड लैंड इन देशों में आपको देखने मिलेगा, यानी 90% ऑफ द फॉरेस्ट कवर हो गए हैं ग्लासगो डिक्लेरेशन के द्वारा। और इसमें 19 बिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट की भी कमिटमेंट कर दी गई है। तो दोस्तों एक जो गोल है ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज का, वन ऑफ द गोल्स अगर आप देखें तो वो है कि जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, कुछ अलग नहीं कह रहा मैं, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है और इंश्योर करना है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनको काट के वहां पर प्लांटेशन ना लग जाए। जैसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां पर क्या हो जा रहा है, उन जंगल को काट देते हैं, वहां पे ऑयल पाम की खेती हो जा रही है, ऑयल पाम के प्लांटेशंस लग जा रहे हैं, रबर के प्लांटेशंस लग जा रहे हैं। तो अब ये और नहीं करना, बस अब और नेचुरल फॉरेस्ट को हटा के कमर्शियल प्लांटेशंस में तब्दील नहीं करवाना। इसके सिवा जो इंडस्ट्रियल लॉगिंग एक्टिविटी हो रही है उसको भी एम करना चाहती कि उसको ये ग्लासगो डिक्लेरेशन एम कर रही है कि वो भी अब बंद हो जाए, उस पर भी बैन लग जाए, हॉल्ट हो जाए। और जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं जो इन जंगलों में रहते हैं, वैसे ही जो कम्युनिटीज हैं जो फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं, उनके अधिकारों को भी स्ट्रेंथन किया जाए, ऐसा भी उद्देश्य रहेगा ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज का। तो दोस्तों ग्लासगो डिक्लेरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो सक्सेसर था वो था 2014 न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर फॉरेस्ट। तो उस पर सवाल आया था प्रीलिम्स में, शायद आपको याद होगा। तो 2014 न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर फॉरेस्ट ग्लासगो डिक्लेरेशन का ही सक्सेसर था। जब साइन किया गया था तब तो काफी ज्यादा इसको ट्रैक्शन मिली थी, यानी बहुत इंपॉर्टेंस मिली थी, काफी ज्यादा इसको कवर किया गया था, जोर शोर से कंट्रीज ने कमिटमेंट एंड प्रॉमिस वगैरह किए थे। इन्होंने भी प्रॉमिस किया था कि इस न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन से फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन से की जो एमिशन हो रही है डिफॉरेस्टेशन से वो रिड्यूस कर दी जाए बाई 15 to 20% बाई 2020 और 2030 तक एमिशंस खत्म हो जाए। ऐसा एम था 2014 न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर फॉरेस्ट का। लेकिन सच्चाई क्या है, डिफॉरेस्टेशन सिर्फ बढ़ी है इस बीच में, एमिशंस भी इसलिए इंक्रीज किए हैं और आज भी डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी अकाउंट करती है टोटल कार्बन एमिशन के 20% का। पर अब यहां पर सवाल उठता है इंडिया ने ग्लासगो डिक्लेरेशन क्यों नहीं साइन किया। तो दोस्तों अगेन कोई ऑफिशियल रीजन तो नहीं बताया गया है क्यों इंडिया ने साइन नहीं किया, लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिनका कहना है कि जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो अनहैप्पी हैं इस ग्लासगो डिक्लेरेशन के वर्डिंग से। तो ग्लासगो डिक्लेरेशन कहती है कि ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए इस प्लेज के तहत वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी रेस्ट्रिक्शंस को एनफोर्स करवाएंगे, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड अगर हो रही है टिम्बर की, कमर्शियल प्लांटेशंस की, तो उसको भी रोका जाएगा। इसको इंडिया एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है क्योंकि ये इंडिया का कहना है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे तो कहते हैं कि ट्रेड WTO के एम्बिट में आती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एम्बिट में आती है, तो इसलिए WTO के अंदर इस पर चर्चा हो, ना कि ग्लासगो डिक्लेरेशन के थ्रू। इसके सिवा इंडिया आपको मालूम ही है फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज को तेजी से चेंज करना चाह रही है। इंडिया अपने फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ में आने वाले दिनों में कमर्शियल ट्री प्लांटेशन को तेजी से इनकरेज करना चाह रही है। इसके सिवा फॉरेस्ट लैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी तेजी से करवाना चाह रही है। तो इसीलिए इंडिया को लग रहा है कि अगर इंडिया ग्लासगो डिक्लेरेशन को साइन कर लेगी तो ये दोनों चीजों पर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेशर के वजह से एक प्रकार का रोक लग जाएगा। तो इसलिए इंडिया की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं कुछ अलग हैं, जिस वजह से इंडिया अब तक ग्लासगो डिक्लेरेशन को साइन
नहीं की है। तो चलिए आज का सवाल देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप आज का सवाल देखें तो आज का सवाल है ग्लासगो डिक्लेरेशन के संदर्भ में, ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज, इसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? स्टेटमेंट 1 ये सक्सेसर है 2014 न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर फॉरेस्ट की। स्टेटमेंट 2 इंडिया ने साइन किया है ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज एट कॉप 26। तो बताइए क्या आंसर सही है? मुझे मालूम है आप लोग कर पाएंगे, तो कमेंट में बताएं क्या आंसर है। आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया है, तो नहीं किया तो पॉज कीजिए। तो दोस्तों आंसर क्या है? आंसर अगर आप देखें तो आंसर इज A1 ओनली, A1 ओनली। तो इंडिया ने अब तक ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज एट कॉप 26 साइन नहीं किया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। वहीं अगर आप देखें तो सही बात है, ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर फॉरेस्ट जो कि 2014 में आई थी उसकी सक्सेसर है, उसकी सक्सेसर है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनअकैडमी जब भी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको मिलती है। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इनके द्वारा बनाया गया ढेर सारा कंटेंट है जो आपको अवेलेबल होता है, और अनअकैडमी लर्नर्स आपके जैसे ही हैं जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है। 170 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स है जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है। तो आपको वो सब कुछ जो एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए, फिर वो चाहे गाइडेंस हो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, टेस्ट सीरीज हो, रीडिंग मटीरियल हो, डाउट क्लियरिंग आंसर राइटिंग सेशंस हो, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स हो, वो सब कुछ आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मिलता है। फ्री टेस्ट सीरीज भी है दोस्तों, अभियान, T20 डेली करंट अफेयर्स, अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। इसके सिवा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें एक लिंक है, तो वो लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है वहां पर पूछें, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। इसके सिवा दोस्तों प्लस कोर्स की जो 2 साल की कीमत है वो है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए, एंड 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए। अनअकैडमी UPSC ज्योग्राफी साइंस एंड टेक कॉम्बो है। 7 नवंबर सुबह 11 बजे KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इस कॉम्बैट का हिस्सा जरूर बने। इसके सिवा दोस्तों UPSC CSE बैचेस हैं 10 नवंबर से, जैसा आप देख सकते हैं। तो 1 ईयर बैच है, 2 ईयर बैच है, बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी बैच है, इंग्लिश बैच है, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों वक्त बर्बाद ना करें। इसके सिवा मेंस बैच भी हम 25 अक्टूबर से स्टार्ट कर चुके हैं, तो इनका हिस्सा भी आप जरूर बने। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।